स्नातक राजनीति विज्ञान राज्य कन्याकुमारी कोटली। आज हम BA पार्ट सेकंड में राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके अभाव में मानव का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। अतः मानव को मानव होने के नाते काफ़ी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये मौलिक अधिकार देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। केवल संवैधानिक संशोधन के आधार पर ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार कहने को लगे इसके संविधान के कुछ आधार बताए जा सकते हैं। पहली बात ये है कि ये मानव को मानव होने के नाते उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं, आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्ति का विकास रुक जाता है। इसलिए यही कारण है कि इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा तथ्य ये दे सकता है कि इन अधिकारों को देश के संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है, संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, संविधान के द्वारा इनका प्रावधान किया गया है, इसलिए मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा तथ्य ये दे सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये अधिकार जस्टिबल होते हैं, अर्थात न्याययोग्य होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को अगर उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो व्यक्ति को न्यायालय का संरक्षण लेने का, न्यायालय का शरण लेने का उसे पूरा अधिकार होता है। मौलिक अधिकार का जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले 1215 में जो मेघना कार्टा आया, इससे पहले विश्व में कहीं पर भी मौलिक अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी संविधान के द्वारा देश के नाम मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा भी मूल रूप से भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1979 में 44वें जब संवैधानिक संशोधन किया गया है तो उसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल संपत्ति का कानूनी अधिकार को नहीं रह गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार होता है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्र अधिकार है, तीसरा अधिकार है शोषण विरोधी अधिकार है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्र अधिकार है, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, और छठा जो अधिकार दिया गया है संवैधानिक विचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे भारतीय संविधान के आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रदत्त इन एक अधिकार पर अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देश के नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये राज्य की ड्यूटी, राज्य का अधिकार है कि राज्य का दायित्व है किस प्रकार के अधिकारों का वो प्रबंध करे। पहला जो अधिकार है अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार है। राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस राज्य ये प्रतिबंध लगाया गया है कि अर्थात राज्य नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करते समय सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा, उसे लागू करेगा। कानून के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के समानता की जो बात की जाती है, ये भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान के सामान्य देन मानी जाती है। अर्थात कानून के समक्ष समानता की जो अवधारणा है, जो मान्यता है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है। और कानून के समान संरक्षण की जो बात की जाती है, ये अमेरिकी संविधान की देन मानी जाती है। अतः संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से, कानूनी रूप से सभी को एक समान समझेगा, किसी प्रकार का कानून से भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार की एकता को लागू नहीं करेगा, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगा जिसके कारण नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव परिलक्षित हो। अर्थात कानूनी रूप से सभी व्यक्ति एक समान समझे जाएंगे। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय, अर्थात राज्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करते समय धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार के जन्म भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी पदवी प्रदान करते समय राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राजकीय पदवी प्राप्त करने के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकारी नौकरियां प्रदान करते समय राज्य किसी प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, क्योंकि 1995 में जो भारतीय संविधान का जो संशोधन किया है, जो कानून जो बनाया गया है, उसके अनुसार अस्पृश्यता को एक कानूनी अपराध माना गया है। अर्थात राज्य को ऐसा अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधि का निषेध किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय सीमा क्षेत्र में संपत्ति के आधार पर भेदभाव को करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार सभी प्रकार की उपाधि का निषेध कर दिया गया है। अर्थात राज्य केवल
शिक्षा और सेना को छोटी सी प्रकार की उपाधि वितरित नहीं करेगा। इसलिए यह अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18 तक की बात की जाती है, ये कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है, अर्थात कानूनी रूप से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा कानून का व्यवहार करेगा, इसी कानून को अपनाएगा, सभी जैसे कानून बनाएगा। इसी प्रकार से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर का भेदभाव नहीं करेगा और सरकारी पद प्रदान करते समय किसी प्रकार की धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर एक्ट ऑफ लागू नहीं करेगा। इसी प्रकार से अस्पृश्यता के ऊपर किसी प्रकार की यदि कोई एक्ट ऑफ राज्य लागू करता है या कोई राज्य लागू करेगा तो दंडनीय अपराध माना गया है। इसी प्रकार की उपाधि का निषेध किया गया। अगली जो अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्र अधिकार की बात करते हैं। भारतीय संविधान के दौरान नागरिक को लगभग 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति की जो स्वतंत्रता के लिए कानूनी अधिकार रह गया है, अतः भारतीय संविधान के दौरान केवल 6 प्रकार की नागरिक को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहली जो स्वतंत्रता की बात की अनुच्छेद 19 अनुसार पहली स्वतंत्रता प्रदान की गई है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे व्यक्ति के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने से कोई प्रकार का व्यवधान पर नहीं करेगा, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन विचार की जो स्वतंत्रता होती है, तो अगर उससे कहीं न कहीं इस प्रकार की राज्य सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होता है या किसी प्रकार की सभा सम्मेलन जो स्वतंत्रता की जाती है, सभा या सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन देश के जो नागरिक होते हैं उन्हें शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वे सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को संघ या समुदाय में स्वतंत्रता दी गई है। सभी नागरिकों को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी समुदाय या संगठन गठन करने का पूरा अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य किसी भी व्यक्ति को संघ या समुदाय बनाने से नहीं रोकेगा, लेकिन सामान्य जनता के हित में या सार्वजनिक हित में राज्य के द्वारा संघ या समुदाय बनाने से व्यक्ति को रोका जा सकता है, उस पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात ये संघ या समुदाय में स्वतंत्रता होती है, असंगत नहीं होती है, इस पर युक्त राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से बात की जाती है, अब आज भ्रमण करने की स्वतंत्रता की बात की जाती है। भारत के सभी नागरिकों को पूरे देश में बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उन्हें किसी प्रकार से कोई वीजा या किसी प्रकार के अधिकार पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में भारतीय सीमा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाने से राज्य के दौरान नहीं रोका जा सकता है। इसलिए अब आज भ्रमण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन कई बार सार्वजनिक हित में या सामान्य जनता के हित में राज्य के द्वारा इस प्रकार से आवाज भ्रमण पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगली स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है, भारतीय सीमा क्षेत्र में निर्बाध रूप से स्थायी या स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत का कोई नागरिक भारतीय सीमा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाकर के स्थायी रूप से या स्थायी रूप से निवास कर सकता है। लेकिन कई बार इस प्रकार से राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के हित में इस प्रकार के व्यक्ति को बसने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार से अगली स्वतंत्रता बात की जाती है, वृत्ति या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी प्रतिरोध के अपनी आजीविका कमाने का पूरा अधिकार दिया गया है। अर्थात व्यक्ति को कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, व्यक्ति को कार्य करने स्वतंत्रता कार्य करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन कई बार जब राज्य के द्वारा के बहुत सारे उद्योग होते हैं जिनमें राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित की दृष्टि से अपने अधिकार से दिया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। तो कहने में लिखा था कि विचार स्वतंत्रता प्रदान की गई है, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार की लगभग 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अगली स्वतंत्रता की बात की जाती है, अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराध के संबंध में अपराध के संबंध में 2 सिद्धि के संरक्षण प्रदान किए गए। अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को उस समय दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उस समय अपराध के समय लागू किसी कानून को उसके द्वारा उल्लंघन नहीं किया, वायलेशन नहीं किया गया। और इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, केवल जब उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन किया तो व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। अर्थात अपराध की 2 सिद्धि के संरक्षण की अनुच्छेद 20 अनुसार उसे ये स्वतंत्रता दी गई है कि अगर उस व्यक्ति ने उस समय जिस समय अपराध किया है और अपराध के समय से लागू कानून का उल्लंघन किया है तो व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, अपराधी माना जा सकता है। और इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात केवल एक अपराध के समय के व्यक्ति को केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए किसी वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है। और किसी भी अपराधी को जब न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, अभियुक्त बनाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसे अरेस्ट किए गए व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात अपराध की 2 सिद्धि के संरक्षण में भी उसे स्वतंत्रता संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये अपराध की 2 सिद्धि का संरक्षण का मतलब यही था
कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और इसके साथ किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के समय के लिए एक बार दंडित किया जा सकता है, और न्याय के अभियुक्त व्यक्ति को अपने भी गवाह देने में बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगली स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के और दैहिक स्वाधीनता से स्थापित प्रक्रिया को छोड़ किसी कार्य से वंचित नहीं किया जा सकता है, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार किसी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के अनुसार उसे बंदी करने के से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बतलाए उसे बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता है, और जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो व्यक्ति के लिए बंदी बनाने वाले अधिकारी के इस प्रकार के आदेश होते हैं कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। 24 घंटे की जो अवधि होती है उसे बंदी गृह से न्यायालय के तक जाने का समय इसमें इंक्लूड नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है, अर्थात 24 घंटे की अवधि के भीतर उसे संबंधित न्यायालय के निकटतम न्यायाधीश के सामने से पेश करना होता है। लेकिन इस प्रकार का जो अधिकार है, उसका जो स्वतंत्र लिबर्टी होती है, दो प्रकार के अपराध लागू नहीं होती है। पहला जो होता है, शत्रु देश के जो निवासी होते हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होता है, उन्हें बंदी करने से संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर लागू नहीं होता है। बाकी कल करेंगे अपन। धन्यवाद।